हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको नाइट एट द म्यूज़ियम फ़िल्म की स्टोरी बताऊंगा। ये फ़िल्म 2006 में रिलीज़ हुई थी और ये नाइट एट द म्यूज़ियम सीरीज़ की पहली फ़िल्म है। फ़िल्म की कहानी शुरू होती है लैरी नाम के बंदे से, जिसके पास कोई जॉब नहीं होती। लैरी का डिवोर्स हो चुका होता है और उसकी एक्स वाइफ की इंगेजमेंट डॉन नाम के बंदे से हुई है, जो कि प्रोफेशन से एक बॉन्ड ट्रेडर है। लैरी का एक 10 साल का बेटा है जिसका नाम निक है। लैरी की एक्स वाइफ को लगता है कि निक को लैरी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है और वो निक की परवरिश ठीक से नहीं कर पाएगा। आगे हम देखते हैं कि निक एक हॉकी प्लेयर होता है और लैरी चाहते हैं कि वो बड़ा होकर नेशनल टीम में खेले, लेकिन निक अपने फ्यूचर स्टेप फादर डॉन की तरह एक बॉन्ड ट्रेडर बनना चाहता है। जॉब न होने की वजह से लैरी की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब होती है और उसके बार बार घर बदलने की वजह से निक की पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ रहा होता है। लैरी निक से कहते हैं कि जल्दी उन्हें एक नया जॉब मिल जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो अपने एक फेल्ड इन्वेंशन स्नैपर को सेल करने की कोशिश करता है, पर वो यहाँ भी नाकाम हो जाता है, क्योंकि लोगों को चुटकी से ज़्यादा ताली बजाना ज़्यादा आसान लगता है। उसे वहाँ मिस्टर सीसिल से मिलने को कहा जाता है, क्योंकि अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में एक जगह खाली होती है। लैरी म्यूजियम में जाता है और उसे वहाँ रेबेका नाम की एक औरत मिलती है, जो कि म्यूजियम की गाइड है। लैरी उनसे मिस्टर सीसिल के बारे में पूछता है। रेबेका लैरी को उनके ऑफिस की तरफ ले जाती है। रास्ते में उन्हें म्यूजियम का डायरेक्टर मिलता है, जो कि बहुत खड़ूस आदमी था। उसके बाद हमें अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट का स्टैचू दिखता है। फिर लैरी मिस्टर सीसिल से मिलता है, जो कि एक बड़े मजाकिया व्यक्ति हैं, और लैरी को बताते हैं कि म्यूजियम घाटे में जा रहा है, इसलिए मिस्टर सीसिल और उनके दो दोस्त गस और रेजिनल्ड के बदले सिर्फ एक नाइट गार्ड को रखा जा रहा है। वहाँ लैरी को पता चलता है कि वो खाली जगह नाइट गार्ड की नौकरी के लिए थी। लैरी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो नाइट गार्ड की नौकरी के लिए मान जाता है। उसके बाद सीसिल उसे पूरा म्यूजियम दिखाते हैं। वो उसे ईस्टर आइलैंड हेड, अटीला द हंस और अफ्रीकन जंगल दिखाते हैं। वहाँ एक बंदर की स्टैचू लैरी को बहुत क्यूट लगती है और सीसिल बताते हैं कि ये क्यूट के साथ साथ शरारती भी है। फिर वो दोनों फेरो अकमिनरा के ताबूत के पास जाते हैं और वहाँ सीसिल उसे अकमिनरा की सोने की तख्ती के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत कीमती है। अगले ही दिन से लैरी नौकरी ज्वाइन कर लेता है और उसे मिस्टर सीसिल म्यूजियम की चाबियाँ, टॉर्च और इंस्ट्रक्शन मैनुअल देते हैं और बताते हैं कि रात को माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए ध्यान रहे कि कोई भी चीज़ ना तो अंदर आए ना बाहर जाए। ये बोल के वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर लैरी थोड़ी देर तक म्यूजियम में यहाँ वहाँ घूमता है। फिर वो देखता है कि म्यूजियम के हॉल में जो डायनासोर का स्केलेटन है वो अपनी जगह पर नहीं था। उसे कुछ आवाज़ आती है और वो जब वहाँ जाके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि वो स्केलेटन जिंदा हो चुका है। वो डायनासोर लैरी को देख लेता है और उसके पीछे दौड़ता है। लैरी डर के मारे भागकर टेबल के नीचे छुप जाता है। वो सीसिल को फ़ोन करता है और बताता है कि डायनासोर जिंदा हो गया है। सीसिल उसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ने को कहता है। लैरी उसे पढ़ता है, तब उसमें लिखा था हड्डी फेंको। तभी एक हड्डी डायनासोर के स्केलेटन से गिरती है और लैरी उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जब डायनासोर उसे लेने के लिए जाता है तब तक लैरी भागने लगता है, लेकिन तब तक डायनासोर वो हड्डी लेकर वापस आ जाता है और उसे लैरी के सामने रख देता है। लैरी समझ जाता है कि ये डायनासोर एक कुत्ते की तरह है। लैरी उस हड्डी को उठाकर फिर से बहुत दूर फेंक देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। लैरी म्यूजियम में यहाँ वहाँ भागने लगता है और देखता है कि पूरा म्यूजियम जिंदा हो चुका था। वहाँ रखी सभी चीज़ों में जान आ चुकी थी। लैरी भागते भागते उस बड़ी सी खोपड़ी के पास पहुँच जाता है, जो लैरी से बबल गम मांगता है। तभी वहाँ अटीला द हन आ जाते हैं और वो लैरी को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। लैरी उनसे बचते हुए लिफ्ट में चला जाता है। वो लिफ्ट से दूसरे कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसे सेकेजुए नाम की एक एंशियंट औरत मिलती है। लैरी उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन बीच में शीशा होने की वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। अचानक वहाँ दो राइवल ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो उनसे बचकर बाहर आ जाता है और इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पढ़ता है। इसमें लिखा था कि शेरों को बंद रखना वरना वो तुम्हें खा जाएंगे। लैरी एक लोखंड के आदमी से पूछता है कि शेर कहाँ मिलेंगे। वो उसे रास्ता बताते हैं और लैरी अफ्रीकन जंगल वाले एरिया में आ जाता है और वहाँ वो उस रूम को लॉक कर दे उससे पहले एक हाथी उसे अंदर धक्का दे देता है। वहाँ शेर उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन लैरी दूसरे गेट से बाहर निकलकर उन्हें लॉक कर देता है। लैरी फिर से मैनुअल पढ़ता है, तब उसमें लिखा था कि अपनी बेल्ट चेक करो, शायद बंदर ने चाबियाँ चुरा ली होंगी। उस बंदर का नाम था डेक्स्टर। लैरी डेक्स्टर से चाबियाँ मांगता है, लेकिन चाबियाँ देते वक्त डेक्स्टर लैरी को नाक में काट लेता है। लैरी अपनी नाक छुड़ाकर चाबियाँ ले लेता है, लेकिन वो बंदर लैरी पर सुसु कर देता है
और इंस्ट्रक्शन मैनुअल चुरा कर फाड़ देता है। लैरी तंग आकर वहाँ से चला जाता है और एक बेंच पर बैठ जाता है। वहाँ एक काउबॉय जिसका नाम जेडेडाया है अपने लोगों से कहता है कि इसे रस्सियों से बांध दिया जाए। लैरी जेडेडाया को उसे वहाँ से जाने देने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और ट्रेन को उसके सर पर चला देने के लिए कहता है। ट्रेन पूरी तेज़ी से आकर उसके सर पर टकरा जाती है, लेकिन लैरी को कुछ नहीं होता और वो छोटी सी ट्रेन पलट जाती है। फिर लैरी बोलता है, बस अब बहुत हुआ, और एक दानव की तरह चिल्लाता हुआ खड़ा हो जाता है और रस्सियाँ तोड़ देता है। सारे वाइल्ड वेस्ट के लोग उससे दूर भागने लगते हैं, लेकिन जब लैरी सामने देखता है तो उसके सामने मिनिएचर रोमन्स की एक पूरी सेना थी। असल में ये दो मिनिएचर ग्रुप होते हैं, वाइल्ड वेस्ट जिनका लीडर है जेडेडाया और रोमन्स जिनका लीडर है ऑक्टेवियस। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ऑक्टेवियस लैरी को एक बड़ा सा दानव बोलकर उसे ललकारता है और अपने सिपाहियों को उस पर तीर चलाने के लिए बोलता है, और वो लोग लैरी पर सैकड़ों छोटे छोटे तीर बरसाने लगते हैं। तभी लैरी की मदद के लिए एक हाथ आगे बढ़ता है, और वो और कोई नहीं थियोडोर रूजवेल्ट थे। वो लैरी को अपने घोड़े पर बिठाकर उन लोगों से दूर ले जाते हैं। थोड़ी दूर आकर वो लैरी को बताते हैं कि उन्हें शिकार पर जाना है। लैरी भी उनके साथ चलते हुए उनसे पूछता है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, यहाँ तो सब चीज़ों को मुर्दा होना चाहिए था। फिर रूजवेल्ट उसे फेरो अकमिनरा के ताबूत के पास ले आते हैं, जहाँ फेरो अपने ताबूत के अंदर से चिल्ला रहा था। रूजवेल्ट फेरो से कहते हैं कि चाहे जितना मर्जी चिल्लाओ, 54 साल से अंदर हो आज भी वहीं रहोगे। फिर रूजवेल्ट लैरी को बताते हैं कि सारे फसाद की जड़ ये अकमिनरा की तख्ती है। इसे 1952 में मिस्र से यहाँ लाया गया था। तभी से रोज़ रात को इस म्यूज़ियम की सारी चीज़ें जिंदा हो जाती हैं। तो लैरी पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। रूजवेल्ट उससे कहते हैं कि तुम्हें वही करना होगा जिसके लिए तुम्हें रखा गया है। हर चीज़ का ख्याल रखना होगा और ध्यान रखना होगा कि सुबह होने पर कोई भी चीज़ म्यूज़ियम के बाहर ना हो, क्योंकि सूरज निकलने पर जो भी चीज़ म्यूज़ियम के बाहर होती है वो राख बन जाती है। और सिर्फ आज की रात वो लैरी की मदद करेंगे, कल से लैरी को खुद की मदद खुद ही करनी होगी। लैरी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर रूजवेल्ट उसे म्यूज़ियम की सैर कराने लगते हैं। उसी बीच लैरी और हमें पता चलता है कि रूजवेल्ट सेकेजुया को मन ही मन में प्यार करते हैं। सुबह होने ही वाली होती है और रूजवेल्ट लैरी को कल के लिए गुड लक कहते हैं, लेकिन लैरी कहता है कि मैं ये नौकरी आगे नहीं कर सकता। रूजवेल्ट उससे कहते हैं कि कोशिश किए बिना बीच में हार मान लेना गलत है, उसे कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लैरी अपनी पिछली नाकामयाबियों की वजह से बहुत डिमोटिवेट हो चुका होता है। रूजवेल्ट लैरी को बताते हैं कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं और कुछ लोगों पर महानता थोपी जाती है, यही मौका है अपने आप को साबित करने का। ये बोलकर रूजवेल्ट अपनी जगह पर चले जाते हैं, और जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है सारे एग्जिबिट्स अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन सीसल, गस और रेजिनाल्ड लैरी को म्यूजियम में मिलने आते हैं और लैरी उन पर गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने इस बारे में लैरी को कुछ नहीं बताया था। वो तीनों सफाई देते हैं कि अगर वो बताते तो लैरी उन पर यकीन नहीं करता, लेकिन लैरी उन्हें चाबियाँ और टॉर्च वापस देकर वहाँ से चला जाता है। डॉन निक को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। निक अपने पापा की नई नौकरी से बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं म्यूजियम देखने ज़रूर आऊँगा। निक को इतना खुश देखकर लैरी अपना मन बदल लेता है और वापस जाकर सीसिल से कहता है कि मैं एक रात और रुक कर देखूँगा। मिस्टर सीसिल लैरी के इस फैसले से बहुत खुश होते हैं। उतने में ही मिस्टर मैकफी, जो कि लैरी के बॉस होते हैं, वो लैरी को बुलाते हैं और वाइल्ड वेस्ट के शोकेस के पास ले जाते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। मिस्टर मैकफी लैरी को वार्न करते हैं कि आगे से कोई भी चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलनी चाहिए, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लैरी सीसिल से इंस्ट्रक्शन मैनुअल की एक एक्स्ट्रा कॉपी मांगता है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉपी न होने की वजह से वो लैरी को कहते हैं कि इतिहास के बारे में पढ़ो, बहुत सारी किताबें यहाँ मिल जाएंगी। मैंने भी शुरुआत में यही किया था। इन्फॉर्मेशन के लिए लैरी म्यूजियम की गाइड मिस रेबेका के पास जाता है। मिस रेबेका उसे बहुत सारी बातें बताती हैं और ये भी बताती हैं कि वो 4 साल से सेकेजुया पर थीसिस लिख रही हैं। फिर लैरी म्यूजियम की किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। वहाँ उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अटीला द हन और उसके साथी अपने दुश्मनों की चीरफाड़ कर देते थे। अटीला बहुत क्रूर और अंधविश्वासी था। वो जादूगरों से घिरा रहता था जो उसे जादूगरी की माया में फंसाए रखते थे। वो म्यूजियम की हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन जमा करता है और पूरी तरह तैयार रहता है। बाद में वहाँ सीसिल, गस और रिजनल आते हैं। वो उसे गुड लक कहने आए थे क्योंकि वो शहर के बाहर जा रहे थे। लैरी उन्हें म्यूजियम के बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है,
और रेजिनाल्ड थोड़ी देर वहीं रहना चाहता है क्योंकि उस कमरे में उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि रेजिनाल्ड लैरी के लॉकर से चाबियां निकालकर उनकी नकल बनाना चाहता है। जैसे ही रात होती है, हम देखते हैं कि लैरी बड़ी चालाकी से रेक्सी द डायनासोर की हड्डी रिमोट कंट्रोल कार से बांधकर उसे बहुत दूर भेज देता है। जो आदिवासी आग जलाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उनको लाइटर देता है। उस ईस्टर आइलैंड हेड को ढेर सारी च्युइंगम देता है। लैरी ऑक्टेवियस और जेडेडाया की दुश्मनी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों को लड़ाई के अलावा और कुछ करना आता ही नहीं। लैरी उनसे कहता है कि वो उन्हें आज़ाद घूमने के लिए छूट देगा अगर वो दोनों आपस में ना लड़े तो। वो दोनों मान जाते हैं। फिर लैरी अफ्रीकन जंगल के डिपार्टमेंट में गेट बंद करने जाता है। वहाँ डेक्स्टर को लगता है कि उसने चाबियाँ चुरा ली, लेकिन लैरी को पहले से पता था, इसलिए उसने नकली चाबियाँ रखी थी और असली चाबियाँ अब भी उसके पास ही थी। लैरी ने डेक्स्टर से अपना बदला ले लिया था। फिर लैरी रूजवेल्ट से मिलता है। लैरी को वापस नौकरी पर देखकर वो बहुत खुश थे। लैरी ने रूजवेल्ट को सुझाव दिया कि उन्हें सेकेजुया के साथ बात करनी चाहिए। वहाँ से लैरी अटीला द हंस के पास जाता है, लेकिन उनकी भाषा उसे समझ नहीं आती। वो सब लैरी को मार डालना चाहते थे, लेकिन लैरी पूरी तैयारी के साथ आया था। वो उन्हें जादू दिखाता है, जिससे हंस उसके झांसे में आ जाते हैं और उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर वो उसकी ट्रिक पकड़ लेते हैं। लैरी डर कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग उसकी चीरफाड़ करने ही वाले थे, तभी हाथियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग लैरी को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। लैरी देखता है कि सारे जानवर आज़ाद हो चुके थे। वो जंगल वाले हिस्से में जाकर देखता है तो वहाँ सारे गेट खुले थे। वो अपनी चाबियाँ चेक करता है तो वो चाबियाँ वहाँ नहीं थी। उसे सामने डेक्स्टर दिखता है और वो चाबियाँ उसके पास थी। लैरी डेक्स्टर के पीछे भागता है और भागते भागते उसे ऑक्टेवियस और जेडेडाया और उनके ग्रुप आपस में लड़ते हुए दिखते हैं। तब तक डेक्स्टर भाग जाता है। वो भागकर म्यूजियम की एक खिड़की खोल देता है। लैरी ऑक्टेवियस और जेडेडाया को लड़ने की वजह पूछता है, लेकिन वो दोनों बाज नहीं आते। फिर लैरी को वो 4 आदिवासी दिखते हैं, जिनमें से एक के सर पर आग लग गई थी। लैरी उस आग को बुझाने में कामयाब हो जाता है। उन आदिवासियों ने बर्फ पहली बार देखी होती है। वो थोड़ी सी बर्फ लैरी के मुंह पर फेंकते हैं। इतने में लैरी को फिर से डेक्स्टर दिखता है और वो उसके पीछे भागता है। वो डेक्स्टर से चाबियां मांगता है, लेकिन डेक्स्टर चाबियां देने के बदले उसे चिढ़ाता है और एक जोरदार चांटा मारता है। लैरी भी उसे एक चांटा मारता है। वो दोनों एक दूसरे पर कई चांटे बरसाते हैं। तभी रूजवेल्ट वहाँ आ जाते हैं और लैरी को प्यार से चाबियां मांगने के लिए कहते हैं। वो लैरी को चाबियां दिलवाते हैं। उतने में हम देखते हैं कि एक आदिवासी जिसके सर पर पहले आग लग गई थी, वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे आग जलती हुई दिखती है और वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। दूसरी तरफ लैरी रूजवेल्ट से कहता है कि मैंने आपके कहने पर दोबारा कोशिश की, लेकिन देखा ना मेरे साथ क्या हुआ। रूजवेल्ट उससे कहते हैं कि अगर तुम इन्हें प्रेम और दोस्ती की ताकत से बांध दो तो इन्हें कैद में रखने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन लैरी कहता है कि मैं ये सब और नहीं झेल सकता, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में मिस्टर लोखंडे उसे खुली हुई खिड़की दिखाते हैं। लैरी वहाँ जाकर देखता है कि एक आदिवासी म्यूजियम के बाहर है और सूरज भी निकलने ही वाला होता है। लैरी उसे वापस लाने के लिए भागता है, लेकिन जैसे ही वो म्यूजियम के बाहर पहुँचता है, सूरज निकल चुका था और वो आदिवासी उसकी आंखों के सामने डस्ट में बदल जाता है। लैरी ये देखकर दुखी हो जाता है और उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो अपनी नौकरी जारी रखने का फैसला लेता है। उसी सुबह मिस्टर मैकफी लैरी को उस फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताते हैं। लैरी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं। ये सब उसका बेटा निक देख लेता है और वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। लैरी मिस्टर मैकफी को बस एक आखिरी चांस देने के लिए कहता है। मिस्टर मैकफी उसे कहते हैं कि अगर अब कोई भी चीज़ अपनी जगह से जरा भी इधर उधर हुई तो उसकी नौकरी सच में जाएगी। लैरी जब अपने घर पहुंचकर निक को उदास देखता है तो पूछता है क्या हुआ। निक बताता है कि जब लैरी के बॉस उसे नौकरी से निकाल रहे थे तब निक वहीं था। लैरी उसे समझाते हैं कि वो एक हादसा था और उसकी नौकरी नहीं गई है, और आज रात वो निक को म्यूजियम में एक खास चीज़ दिखाएंगे। लैरी की एक्स वाइफ उसे कहती है कि निक ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा है और अब वो छोटी सी भी निराशा नहीं सह पाएगा। लैरी कहते हैं कि निक निराश नहीं होगा। लैरी निक को म्यूजियम ले आता है और ऑफिस में बिठाकर उसे रात तक का इंतज़ार करने को कहता है। लैरी म्यूजियम चेक कर रहा होता है, तभी वो सेकेजुया की मूर्ति के सामने रेबेका को खड़ी देखता है। वो रेबेका से पूछता है उसकी रिसर्च कैसी चल रही है। रेबेका बताती है कि वो आगे कुछ लिख नहीं पा रही, शायद उसे अपना सब्जेक्ट बदलना होगा। लैरी ये सुनकर कहता है कि अगर खुद सेकेजुया उसकी मदद करे तो। रेबेका कहती है क्या मतलब।
फिर लैरी उसे म्यूजियम की सच्चाई बताता है कि हर रात यहाँ की सारी चीज़ों में जान आ जाती है। रेबेका को लगता है कि लैरी उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। लैरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। फिर लैरी अपने बेटे निक के पास जाते हैं और उसे एक सरप्राइज के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि 10 सेकंड में इस डायनासोर के सामने देखना। लेकिन कुछ नहीं होता है। लैरी सोच में पड़ जाता है कि क्या हुआ, क्योंकि रात हो गई थी फिर भी कोई जिंदा नहीं हुआ था। लैरी निक को लेकर अकमिनरा की तख्ती के पास जाता है और देखता है कि तख्ती वहाँ नहीं थी। निक पूछता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। लैरी उसे बताता है कि यहाँ हर रात को चीज़ें जिंदा हो जाती हैं और जिस तख्ती की वजह से ये होता है वो तख्ती किसी ने चुरा ली है। वो दोनों ऑफिस में जाके देखते हैं तो वहाँ सीसिल, गस और रेजिनाल्ड तख्ती चुरा कर भागने की कोशिश कर रहे थे। निक तख्ती उठा लेता है। ये देखकर वो तीनों निक से कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस हमें तख्ती दे दो। जैसे ही निक वो हिस्सा घुमाता है वो चमकने लगती है और हमें जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि सभी चीज़ें जिंदा हो चुकी हैं। लैरी निक को वहाँ से भागने को कहता है और वो खुद सीसिल और उसके साथियों को रोकता है, लेकिन वो तीनों लैरी को बुरी तरह से पीटते हैं, क्योंकि रात होते ही म्यूजियम की सारी चीज़ों के साथ उनमें भी नई जान आ जाती है और वो तीनों जवान हो जाते हैं। वो तीनों निक के पास जाकर उससे तख्ती छीन लेते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं डेक्स्टर म्यूजियम का पिछला गेट खोल देता है, जिसमें से सारे जानवर बाहर निकल जाते हैं। सीसिल, गस और रेजिनाल्ड तीनों लैरी और निक को अकमिनरा के कमरे में बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लैरी रूजवेल्ट को मदद के लिए पुकारता है और रूजवेल्ट वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो लैरी को खुद की मदद खुद करने को कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आज तक मैंने भी कुछ नहीं किया, वो तो असली रूजवेल्ट थे जिन्होंने सब किया। मैं तो सिर्फ मोम की फैक्ट्री में बना एक पुतला हूँ। मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि उस लड़की को आई लव यू कहूँ, लेकिन तुम एक इंसान हो, तुम्हें ये जंग जीतनी ही होगी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर लैरी जाकर फेरो की ताबूत खोल देता है। उसमें से फेरो बाहर निकलता है, जो अपने दोनों गुलामों को लैरी पर हमला करने से रोकता है। फिर वो अपनी पट्टियाँ उतारता है और बोलता है कि बहुत घुटन होती है इस मकबरे के अंदर। निक पूछता है कि आप हिंदी कैसे बोल लेते हैं। फेरो बताता है कि उसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में सजा कर रखा गया था, उसके बाद उसे यहाँ लाया गया। फेरो लैरी से अपनी तख्ती मांगता है। लैरी बताता है कि उसकी तख्ती चुरा ली गई है, हमें जल्द से जल्द उसे वापस लाना होगा। फिर फेरो के गुलाम गेट को तोड़ देते हैं और लैरी, निक और फेरो तीनों बाहर आकर देखते हैं कि सभी आपस में लड़ रहे थे। हंस उन्हें देख लेते हैं और लैरी को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। उन्हें देखकर लैरी भी चिल्लाता हुआ उनकी तरफ दौड़ने लगता है। दोनों आमने सामने आते हैं और अटीला अपनी भाषा में कुछ बोलता है। फेरो कहता है कि उसे हंस की भाषा आती है। फेरो लैरी को बताता है कि ये बहुत गुस्से में है और तुम्हें चीर देना चाहते हैं। लैरी अटीला को इमोशनली कहता है कि तुम सबको चीर देना चाहते हो, क्योंकि सालों पहले छोटे से अटीला को भी किसी ने अंदर से चीर दिया था और उसे पत्थर दिल बना दिया था। ये सुनकर अटीला रोने लगता है और लैरी को गले लगा लेता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर लैरी सबको लड़ाई रोकने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। वो चिल्लाता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। फिर वो ईस्टर आइलैंड हेड जोर से चिल्लाता है, जिससे सब रुक जाते हैं। लैरी सबको बताता है कि ये महाराज अकमिनरा हैं, जिनकी तख्ती की वजह से तुम सब में हर रात जान आ जाती है और वो तख्ती किसी ने चुरा ली है। अगर इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो भूल जाओ ये रात वाली जिंदगी, समझ लो कि ये तुम्हारी आखिरी रात है। लैरी ऑक्टेवियस और जेडेडाया अपनी ताकत दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने को कहता है। वो फौजियों को पश्चिम और मिस्टर लोखंडे, जो असल में क्रिस्टोफर कोलंबस होते हैं, उन्हें आदिवासियों के साथ पूरब की ओर भेजता है और जेड और ऑक्टेवियस को सीसिल की गाड़ी के पास भेजता है। गस और रेजिनाल्ड दोनों पकड़े जाते हैं और उन दोनों को बांध दिया जाता है। इस तरफ जेड और ऑक्टेवियस दोनों साथ मिलकर सीसिल की गाड़ी के टायर में से सारी हवा निकाल देते हैं। सीसिल अपने साथियों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। लैरी सीसिल को ढूंढने के लिए सेकेजुया को ले आता है, क्योंकि सेकेजुया इतिहास की एक महान एक्सप्लोरर थी जिसने क्लार्क और लेविस की मदद की थी। सेकेजुया बताती है कि कार एक खंभे से टकरा गई है, इसलिए वो इसे यहीं छोड़कर वापस अंदर चला गया। इतने में हम देखते हैं कि सीसिल एक घोड़ा गाड़ी लेकर वहां से भाग रहा होता है। सेकेजुया रास्ते में खड़ी थी, इसलिए उसे बचाने के लिए रूजवेल्ट खुद उस बग्गी से टकरा जाते हैं, जिस वजह से उनके दो टुकड़े हो गए। रूजवेल्ट लैरी से कहते हैं कि वो मोम के बने हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन सुबह होने ही वाली है, लैरी को वो तख्ती वापस म्यूजियम में लानी होगी
तभी वहाँ ऑक्टेवियस और जेडेडाया उस टॉय कार में बैठकर आते हैं जिसमें रेक्सी की हड्डी जुड़ी हुई थी। लैरी एक प्लान बनाता है और रूजवेल्ट से उनका घोड़ा मांगता है। फिर हम देखते हैं कि ऑक्टेवियस और जेड दोनों टॉय कार से दूसरा रास्ता पकड़ के सिसिल के पीछे जाते हैं। कार से जुड़ी हुई हड्डी लेने के लिए रेक्सी भी उनके पीछे आता है। रेक्सी के ऊपर अकमिनरा और लैरी का बेटा बैठा है। लैरी घोड़े पर बैठकर सिसिल का पीछा करता है। जेड और ऑक्टेवियस की कार सिसिल की बग्गी से टकरा जाती है और बर्फ के टीले में घुस जाती है, जिससे कार में से एक धमाका होता है। लैरी को यह देखकर बुरा लगता है, पर वो सिसिल का पीछा जारी रखता है। वो सिसिल के पास पहुंचकर चिल्लाता है कि घोड़ों को रोक दो, वरना मुझे रोकना पड़ेगा। सिसिल कहता है कि तुम्हारा इतिहास अभी कच्चा है। ये खजाना ले जाने वाले खास घोड़े हैं जिन्हें रोकने के लिए खास वर्ड बोलना पड़ता है। लेकिन लैरी वो वर्ड जानता था। जैसे ही लैरी जोर से ढिशकियाँ बोलता है, सारे घोड़े रुक जाते हैं, जिससे सिसिल उछलकर बग्गी से नीचे गिर जाता है। लैरी वो तख्ती ले लेता है और सिसिल से कहता है कि तुम्हारी बदौलत मैंने खूब इतिहास पढ़ा। फिर लैरी सिसिल को अटीला के हाथों म्यूजियम भेजने के लिए अकमिनरा से कहता है। अटीला सिसिल की चीरफाड़ करना चाहते हैं, लेकिन लैरी मना कर देता है। लेकिन बाद में वो कहता है कि थोड़ी चीरफाड़ चलेगी। हंस सिसिल को ले जाते हैं और दूसरी तरफ सेकेजिया ने रूजवेल्ट को मोम से जोड़कर वापस पहले जैसा बना दिया था। सुबह होने ही वाली थी और सारे जानवर अभी भी म्यूजियम के बाहर थे। लैरी तख्ती अकमिनरा के हाथों में देकर कहता है कि कैसे भी करके इन्हें म्यूजियम के अंदर ले जाओ। अकमिनरा कुछ मंत्र बोलता है, जिससे तख्ती चमक उठती है और सारे जानवर वापस म्यूजियम की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में हम एक टैक्सी देखते हैं जिसमें रेबेका बैठी थी। वो म्यूजियम के सारे जानवरों को जिंदा देखकर दंग रह जाती है और उसे पता चल जाता है कि लैरी ने जो कहा वो सच है। दूसरी तरफ लैरी म्यूजियम में सबको अपनी अपनी जगह पर जाने को कहता है। तभी वहाँ रेबेका आ जाती है और वो सेकेजिया को अपनी आंखों के सामने देखकर चौंक जाती है। वो उनसे मिलती है और अपनी थीसिस के लिए उनसे रूबरू मिलकर जानकारी लेती है। सब एग्जिबिट्स अब म्यूजियम के अंदर आ चुके थे, जेड और ऑक्टेवियस को छोड़कर। लैरी उनकी मौत को लेकर काफ़ी दुखी था। उतने में ही ऑक्टेवियस और जेडिडाया वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी हम जिंदा हैं। उन्हें जिंदा देखकर सब बहुत खुश होते हैं। सुबह होने ही वाली होती है और रूजवेल्ट लैरी को कहते हैं कि शाम को मिलेंगे, और लैरी कहता है कि म्यूजियम की हालत देखकर नहीं लगता कि मिस्टर मैकफी उसे नौकरी पर टिकने देंगे। उतने में ही सूरज निकलता है और सब वापस बेजान हो जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि न्यूज़ पर सब जगह एग्जिबिट्स ने जो कारनामे किए थे उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वजह से मिस्टर मैकफी लैरी से चाबियां और टॉर्च ले लेते हैं, और जब वो दोनों ऑफिस के बाहर आकर देखते हैं तब वहाँ पूरा म्यूजियम लोगों से भरा हुआ था। रात को जो हुआ उसकी वजह से म्यूजियम की काफ़ी मार्केटिंग हो चुकी थी। इस वजह से मिस्टर मैकफी लैरी को टॉर्च और चाबियां वापस देकर उसे नौकरी से नहीं निकालते। लैरी ये देखकर बहुत खुश होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि निक अपने क्लासरूम में अपने पापा पर स्पीच दे रहा होता है, जहाँ लैरी भी हाजिर होता है। निक कहता है कि वो अपने पापा जैसा बनना चाहता है। लैरी सब बच्चों को कहता है कि म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का एक राज है कि वहाँ इतिहास जिंदा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और म्यूजियम में पार्टी चल रही है। सारे एग्जिबिट्स नाच गा रहे हैं। वो खुश हैं, आज़ाद हैं और आपसी दुश्मनी भुलाकर एक साथ जश्न मना रहे हैं। अब रूजवेल्ट और सेकेजिया साथ हैं और ऑक्टेवियस और जेड भी पक्के दोस्त बन गए हैं। निक भी बहुत खुश था। ये सब देखकर लैरी भी बहुत खुश होता है। वो अपनी टॉर्च बेल्ट पर अटकाकर जैसे ही चुटकी बजाता है, टॉर्च की लाइट बंद हो जाती है और फिल्म यहीं पर खत्म। 2009 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट और 2014 में तीसरा पार्ट रिलीज़ हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मूवीज़ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।